चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। पेट सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। ओ ओ ओ ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सावीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी तक हमने जो हमारे फर्स्ट क्लास थी और उसके बाद सेकंड और थर्ड 3 क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा के जो संस्थान थे उनके बारे में पढ़ा था। और दूसरी बात फिर हमने स्वतंत्रता के पहले जो भी सरकार उस समय थी, चाहे ब्रिटिश सरकार हो या उसके बाद की स्वतंत्रता के बाद की सरकारें हों, उन्होंने 1800 में, 1900 में और फिर आजादी के बाद क्या क्या काम किए, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आज शुरू करेंगे थोड़ा सा भारत में पूर्वी आरंभिक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम के बारे में। और इससे पहले जो पुराना सब्जेक्ट था हमारा, जो स्वतंत्रता के बाद का समय था, उसमें हम अपेक्स बॉडी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा। उसी में थोड़ा सा हम और ऐड ऑन करते हुए जो अपेक्स बॉडी हैं, मेजर बॉडीज हैं जो उच्च शिक्षा के लिए कार्य करती हैं, उनके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। और फिर हम आज आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत में आरंभिक और पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम के बारे में। तो जो अपेक्स बॉडीज होती हैं, जैसे कि यूजीसी एक बड़ी बॉडी है, वैसे ही एक मेटा यूनिवर्सिटी और सीआईसी कंसेप्ट को लेकर के एक बॉडी होती है। 12वीं योजना के दौरान, यानी कि जो 12th प्लानिंग कमीशन थी भारत की, उसके दौरान यूजीसी ने एक अवधारणा शुरू की, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने? मेटा यूनिवर्सिटी दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेटा यूनिवर्सिटी का? सीखने के संसाधनों को साझा करना और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीखने के साधन से, ताकि छात्र को सीखने से लाभ मिले। तो मेजर इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि नवीनतम तकनीक को उपयोग में लाना सीखने के लिए, छात्रों के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्या था कि ये द्वितीय जनरेशन के विश्वविद्यालय थे, मतलब सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटीज का प्रतिनिधित्व करता था, जो कि सीमा से युक्त था, मतलब इसकी कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशंस नहीं थी। सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटी का ये प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था। और इस इसमें क्या, वर्चुअल पढ़ाई के माध्यम से सीखना आदि इसमें शामिल था। भारत में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया अंतर्गत मेटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 साल संयुक्त डिग्री के कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें क्या था? पहला मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स समकक्ष एमए एमएससी। और इसका जो सत्र आरंभ शुरू हुआ था, वो कब हुआ था? 2015 से आरंभ किया गया था। और क्लस्टर इनोवेशन सेंटर मतलब सीआईसी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 2011 में स्थापित किया गया और इनोवेशन की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार क्रेडिट आधारित कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुए। ठीक है, तो क्लस्टर इनोवेशन सीआईसी जो था, उसको कौन वित्त पोषित करता है? भारत सरकार पोषित करती है। और इसकी स्थापना, संस्थान की जो स्थापना है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 2011 में स्थापित की गई। और भारत में पहली बार क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम सी आईसी के तहत शुरू हुए। तो ये मेटा यूनिवर्सिटी सीआईसी कंसेप्ट, इसके बारे में जानकारी है। एक दो प्रश्न या शायद बने ना भी बने, बट हमने इसको समझा। एक अपेक्स बॉडी होती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में एआईयू भी बोलते हैं। तो 1924 में शिमला में सम्मेलन के दौरान ये जो है स्थापित हुआ।
1973 में नाम हुआ AIU। तो 1924 में शिमला में कुछ लोगों का सम्मेलन हुआ जहां पर इसके बारे में बात की गई। किस बारे में? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। लेकिन फाइनली जब हम आजाद हो गए और आजादी के बाद 1973 में फाइनली इसको जो है ये वाला नाम मिला, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों को एकत्रित करता है, मतलब इन्होंने जो अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज थी उनको इकट्ठा करने का काम किया। एसोसिएशन बनाया तो इकट्ठे ही करेंगे। और पड़ोसी देशों के विश्वविद्यालय को सहयोगी सदस्यता देता है और जागरूकता का जो है, मतलब उनको जागरण करने का जो सामग्री होती है उसके द्वारा ये प्रकाशित करता है। तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑफ यूनिवर्सिटीज, AIU है। बस दो बातें इसकी मुख्य थी जो जानने योग्य थी। और फिर तीसरा आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो नेशनल राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं, इनमें ये सबसे पहले तो संसद के कानून के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं या स्थापित हैं, और इन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जाती है। और इसमें किस तरह के इंस्टीट्यूशंस आते हैं? वो आते हैं IITs, IIMs। ठीक है, तो इतना ही काफी है हमारे सब्जेक्ट के लिए, इसमें जानने के लिए। फिर उसके बाद एक बॉडी आती है रिसर्च काउंसिल्स। तो रिसर्च काउंसिल, जिनको हिंदी में शोध परिषद भी हम कहते हैं, तो पहली क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसको हम ICSSR कहते हैं। और ये कहाँ स्थापित है? न्यू दिल्ली में। तो बस इनके बारे में हमें इतना ही नाम जानना है कि रिसर्च काउंसिल अपेक्स बॉडी के अंतर्गत हम नाम बताएंगे तो UGC हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हो गया, फिर मेटा यूनिवर्सिटीज हो गया जो कि CIC भी कहलाता है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, रिसर्च काउंसिल्स हो गई। रिसर्च काउंसिल्स के नाम आ सकते हैं आपको कि भाई ये जो जैसे कि ICSSR नाम आएगा और ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस अपेक्स बॉडी के अंतर्गत आते हैं। आपको चार अपेक्स बॉडी के नाम देके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफी, ICPR, ये भी न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ICPR। सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड फिलोसफी और कल्चर, इसको PHISPC शॉर्ट फॉर्म इसको नाम से जाना जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR, गुवाहाटी। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR के नाम से गुवाहाटी है, इसका जो है स्थापित है। और नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन, NCRI। तो ये 5 शोध काउंसिल्स हैं जिनके बारे में आप नाम पढ़ के जाइएगा। इसके बाद जो दूसरे अन्य उच्च स्तरीय संस्थान हैं अपेक्स बॉडीज के अंतर्गत आते हैं, उनमें है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, IUC। ये इसके बारे में शायद आप लोगों को बहुत कम पता होगा, लेकिन आजकल जो यूनिवर्सिटीज हैं योग वगैरह रिसर्च को लेकर के, ये काफी एक्टिव बॉडी है। तो इंटर यूनिवर्सिटी IUC इनको बोलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वे जो विश्वविद्यालय प्रणाली के अंदर स्वायत्त, उन्नत, केंद्रीकृत सुविधाओं और सेवाओं प्रदान करें, ताकि वे देश भर में शिक्षकों और शोधकर्ताओं को हर क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान कर सके। तो IUC के मेन मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? स्वायत्त, उन्नत, केंद्रीकृत सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, किसको? देश भर के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को। और न्यूक्लियर साइंस सेंटर एट न्यू दिल्ली, जिसको इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, IUC बोला जाता है। और पहले ये क्या था? न्यूक्लियर साइंस सेंटर के नाम से था। 1994 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियर साइंस सेंटर। ये प्रश्न बन सकता है कि न्यूक्लियर साइंस सेंटर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये अब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। आज के समय में लगभग 6 IUC जो हैं, 6 IUC यूनिवर्सिटी सिस्टम में काम कर रही है। उनके नाम क्या है? पहला तो हो गया जिसका न्यूक्लियर साइंस सेंटर था, जो अब हो गया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। दूसरी IUC कहाँ पर है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये पुणे में है, पुणे शहर में।
फिर दूसरा है यूजीसी DAE कंजोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये इंदौर में है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेट डब्ल्यू इनफ्लिप नेट, ये अहमदाबाद में है। तो जो इनफ्लिप नेट है, ये आजकल जितने भी शोध वगैरह होते हैं या उससे रिलेटेड काम होता है उसको ऑनलाइन इकट्ठा करने का काम भी करता है। कंजोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल असेसमेंट एंड काउंसिल NAC, बेंगलोर में ये स्थापित है। तो ये तो हो गए जो IUC बॉडीज थे, तो इनके बारे में आप पढ़िएगा और जानिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा रूसा करके एक अभियान है जो भारत सरकार ने चलाया था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं। मोटा मोटा अभी हम सुन लेंगे तो ये याद रहेगा। रूसा मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। R फॉर राष्ट्रीय, U फॉर उच्चतर, शिक्षा मतलब S, और A फॉर अभियान। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ जो सरकार ने इस अभियान को चलाया। तो रूसा एक केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। तो केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब केंद्र इसको स्पॉन्सर कर रहा था। इसका प्रमुख लक्ष्य योग्य राज्य उच्च शिक्षा संस्थान को रणनीतिक वित्त प्रदान करना, ठीक है। जो योग्य राज्य उच्च शिक्षा मतलब राज्य में योग्य उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको फाइनेंस, उनको वित्त प्रदान करने का इसका प्रमुख लक्ष्य था। केंद्रीय वित्त मतलब जो सरकार से पैसा आता था, वित्त आता था, उसको दो श्रेणियों में रखते थे, सामान्य श्रेणी राज्यों में और विशेष श्रेणी राज्यों में। तो जो सामान्य श्रेणी राज्य थे उनके लिए क्या रेशो रखा था इन्होंने, 65-35 का, और जो विशेष श्रेणी राज्य थे उनके लिए 90-10 का अनुपात में ये फाइनेंस करते थे। फिर वित्त राज्य सरकारों और राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से उन्हें पहुंचाया। तो मतलब जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो किनके द्वारा पहुंचाया जाता था यूनिवर्सिटीज को, राज्य सरकारों और राज्य उच्च शिक्षा परिषदों, जो शिक्षा परिषद, जो एजुकेशन काउंसिल्स होती है, उनके द्वारा, उनके माध्यम से फाइनेंस को यहाँ पर पहुंचाया जाता था। रूसा के अधिकारी नीति, पहुंच और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के मुद्दे पर राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं की क्रिटिकल अप्रेजल के आधार पर धन प्रदान करने के बाद राज्यों को वित्त प्राप्त होता था। तो जो रूसा के अधिकारी थे वो ये जांच करते थे कि पहले ये देखते थे कि नीति, उसकी पहुंच और शिक्षा में क्या शिक्षा में उत्कृष्टता के क्या मुद्दे अपनाए गए वहां के हायर जो यूनिवर्सिटीज थी। तो उसके और फिर उस राज्य में जो उच्च शिक्षा पर जो योजनाएं चलती थी उनका एक वहां के अधिकारी, इसको क्रिटिकल अप्रेजल बोलते हैं, उसके आधार पर फिर वहां पर उन राज्यों से उनको वित्त की प्राप्ति होती थी। तो ये अधिकारी सुनिश्चित करते थे उनको वित्त कैसे प्राप्त हो, उसकी एक ये स्ट्रैटेजी थी। और रूसा का लक्ष्य था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको GERB हम बोलते हैं, वो 17% से बढ़ाकर 25% तक बढ़ाना। तो ये एक इस अभियान, जो रूसा अभियान था, इसका एक लक्ष्य ये था कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो एनरोलमेंट होता था, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो नापते हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते, उच्च शिक्षा में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, वो 17% से बढ़ाकर 25% करना था। इस योजना से केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत 800 नए, मतलब जो इस अभियान था, इस अभियान के अंतर्गत क्या निश्चित किया गया कि 800 नए कॉलेज खोलने हैं, 400 नए कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय और अन्य नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का इसका इरादा था। सायकालीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन, उनके शैक्षिक और पेशेवर योग्यता में सुधार करने के लिए संभावनाओं को प्रदान करे। तो जो कॉलेज थे वहां सायकालीन कॉलेज मतलब शाम के समय के जो कॉलेज थे, और विश्वविद्यालयों को उनके शैक्षिक मतलब उनके एजुकेशन और उनके प्रोफेशनल जो योग्यता थी उसमें सुधार लाने के लिए भी ये काम करेगा। इससे उपयुक्तता की कमी को पता करने के लिए मौजूदा पूर्वाधार का उपयोग किया जाता था। इसका तो कोई रिलेवेंस बनता नहीं है। रूसा के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग को केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से किया जाता था। तो मेजर मेजर जो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकता है कि भाई ये जो रूसा है इसको कौन स्पॉन्सर करता था और
किस साल में शुरू हुआ? तो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, केंद्र इसको स्पॉन्सर करता था, 2013 में शुरू हुआ। इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे? राज्य में जो योग्य उच्च शिक्षा संस्थान थे उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। फाइनेंस कैसे किन लोगों को प्रोवाइड होता था? दो लोगों को, सामान्य श्रेणी के राज्यों को और विशेष श्रेणी के राज्यों को। तो जो सामान्य श्रेणी के राज्य थे उनके लिए रेशियो क्या था? 65-35 का, और जो विशेष स्पेशल श्रेणी कैटेगरी के जो स्टेट्स थे उनके लिए 90-10 का अनुपात था। उसके बाद जो वित्त है वो राज्य सरकारों और राज्य उच्च शिक्षा, मतलब किन के द्वारा जो फाइनेंस है वो पहुंचाया जाता था। तो इसमें एक तो राज्य सरकार हो गई, इसके द्वारा यूनिवर्सिटीज तक फंड को पहुंचाया जाता था, और जो हायर एजुकेशन काउंसिल्स थी उनके द्वारा फंड को पहुंचाया जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो रूसा का लक्ष्य था वो ये था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 17% था उसको 25% तक बढ़ाना था, और नए कॉलेज, 800 नए कॉलेज और 400 नए कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय को स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ये इसमें याद रखिएगा, रूसा की मेन इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो अपेक्स बॉडीज थी, पुराना जो हमारा सिलेबस था उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम समझते हैं ओरिएंटल एजुकेशन। तो ओरिएंटल आरंभिक शिक्षा या प्राच्य शिक्षा भी हम इसको कहते हैं। दूसरा हमारा होगा पारंपरिक शिक्षण और गैर पारंपरिक शिक्षण। तो ये तीन चीजें हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ओरिएंटल एजुकेशन और आरंभिक शिक्षा, मतलब हम इसको जोड़ सकते हैं हमारे पुरानी जो संस्कृत आदि और जो पुराने समय में जो शिक्षा थी उसके बारे में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता था आरंभिक शिक्षा में? जो प्राच्य शिक्षा थी, जो पुरानी शिक्षा थी हमारी, उसमें क्या होता था? तीन मुख्य प्रक्रियाएं शामिल थी। कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं शामिल थी? श्रवण, श्रुतियों की ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, जिसमें सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के साधने के रूप में श्रवण किया जाता था। मतलब श्रवण मतलब जो श्रुतियां थी, जो हमें वेद आदि का ज्ञान होता था, पढ़ाई का जो उस समय ज्ञान का माध्यम था वो ये था कि हम सुन करके रिसाइटेशंस कर करके उसको याद करते थे पुराने समय में। मनन, छात्रों को सोचने और जो सुना वो खुद पर विचार करने की प्रक्रिया, अर्थात विचार करने की प्रक्रिया थी, मनन करने की प्रक्रिया थी। मतलब जो उन्होंने सुना उसको रिसाइट करते थे, उसके ऊपर विचार करते थे और अपने हिसाब से उसके ऊपर काम करते थे। निधिध्यानासन, यानी सत्य की समझ और उसे वास्तविक जीवन में लागू करने की प्रक्रिया। तो भाई श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, अब उसमें क्या सही है क्या गलत है उसको वास्तविकता को समझना और उसको जीवन में उतारना, ये तीन काम जो ओरिएंटल एजुकेशन का था। अब इस चीज को आज के समय में कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उस चीज को लागू किया जाए, उसको ना छोड़ा जाए, तो इसको लेकर के भारत के जो पुराने लोग थे उन्होंने काम किया, और फिर उन्होंने कुछ सेंटर्स जो हैं इंडिया में लर्निंग शिक्षा के लिए स्थापित किए। तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें जैसे ये नाम है, नाम आपको दे दिए जाएंगे, तो ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता था, ओरिएंटल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है या गैर पारंपरिक के अंतर्गत आता है या पारंपरिक के अंतर्गत आता है। तो उस जो ओरिएंटल प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, जिसको हम आरंभिक या प्राच्य भी बोलते हैं शिक्षण प्रोग्राम, तो उसके अंतर्गत ये नाम याद रखिएगा, अद्या लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर आता है, और एशियाटिक सोसाइटी आती है, ठीक है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, और गंगा नाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ आती है, कुप्पू स्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास संस्कृत कॉलेज, माइथिक सोसाइटी, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल मनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृत एकेडमी, संस्कृत साहित्य परिषद, और द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, सरस्वती महल लाइब्रेरी, और विश्वरानंद विश्व बंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज। तो ये नाम एक बार आप लोग पढ़ के जाएं। तो ये हो गया हमारा प्राच्य लर्निंग जो प्रोग्राम थे शिक्षा के, उनके ऊपर ये इंस्टीट्यूट जो है भारत में स्थापित हुए। इसके बाद जो पारंपरिक शिक्षण होता है, पारंपरिक शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि जो मुख्य रूप से पैसिव शिक्षा होती है। पैसिव शिक्षा मतलब ये होता है कि जहां पर बच्चे को क्लास में बिठा दिया है
और शिक्षक जो है अपनी बातें सुनाता है, शिक्षक ही मार्गदर्शन करता है और जो शिक्षा की गति को तय करता है, और छात्रों को ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान किए जाते हैं। ये पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत होता है। आई थिंक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था अभी तक वो इसी प्रकार का था। और इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे कि इट इज ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स टाइम। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो एजुकेशन दी जाती थी वो एक फिक्स निश्चित समय में दी जाती थी, और इसके अंदर क्या होता था, रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, मतलब जो उपस्थिति थी वो रेगुलर चाहिए थी, और जो इसका क्यूरिकुलम होता था, जो इसका सिलेबस होता था वो बिल्कुल निश्चित होता था, प्रेस्क्राइब्ड होता था, पहले से ही बताया हुआ होता था। और ये क्या जोर देता था, टीचिंग के ऊपर ज्यादा जोर देता था, ना कि सीखने के ऊपर। और ये क्या था, शिक्षक केंद्रित था, इसके सीखने का क्या था, ये इस कैरेक्टर से एक शिक्षक केंद्रित था। और स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग, मतलब इसके अंदर जो छात्र होता था वो सुनकर और ऑब्जर्व करके चीजों को समझता था। और स्टूडेंट असेसमेंट थ्रू ट्रेडिशनल वे, तो जो छात्र होते थे उनका जो असेसमेंट होता था वो कैसे होता था, रिटन एग्जाम के थ्रू होता था, जैसा कि हमने अभी तक स्कूलों में किया, वो ये एक पारंपरिक शिक्षण का कार्यक्रम होता था। इसके बाद आता है गैर पारंपरिक शिक्षण। तो गैर पारंपरिक शिक्षण में क्या होता है, इसको इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं और पारंपरिक को कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। और जो प्राच्य हमने बात की वो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स था। तो द एजुकेशन सिस्टम इन विच टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज ऑफर्ड अदर देन वन ऑन कैंपस विद फिक्स टाइम। तो इसके अंदर जो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होती थी, ऑफर किया जाता था। और किस तरह का पढ़ाई होती थी, जैसे इवनिंग लर्निंग, शाम की पढ़ाई होती थी, समय का कोई बंधन नहीं था, डिस्टेंस लर्निंग होता था, कहीं से भी दूरस्थ जो शिक्षा होती है वो होती थी, वोकेशनल स्टडीज होती थी, स्किल बेस्ड कोर्स होते थे, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब किसके अंतर्गत आता है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के अंतर्गत आता है। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन किससे प्रभावित थी, पीएच कुम्स एंड अहमद, जिन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है गरीबों के लिए शुरू की। तो नॉन कन्वेंशनल बेसिकली गरीब जिनकी कॉलेज या स्कूल या यहाँ तक जिनकी पहुंच नहीं थी, तो वो किस तरीके से पढ़ाई कर सके, जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकें, बेसिकली उन लोगों के लिए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग शुरू हुई। तो इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कि लर्नर्स ओरिएंटेड था, तो जो सीखने के जो छात्र थे वहाँ जो सीखने अधिगम के लिए ये ओरिएंटेड था। कोई फिक्स्ड यहाँ पे क्यूरिकुलम नहीं होता था भाई, जब आप स्कूल जाते तो वहाँ फिक्स क्यूरिकुलम था, प्रेस्क्राइब्ड क्यूरिकुलम था, पढ़ाई सब्जेक्ट थे, यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं था। और ये सस्ता था, कॉस्ट इफेक्टिव था, और इससे क्या होता था, रोजगार जो है पैदा होता था। तो नॉन कन्वेंशनल क्या है, रोजगार पे आधारित था, और कन्वेंशनल में रोजगार तो मिलता था लेकिन उसमें समय लगता था। और ये क्या है, कंटिन्यूअस था, मतलब ये बरकरार रहने वाली चीज थी, हमेशा जारी रहने वाली चीज थी। और क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, आपने 12वीं कर ली, उसके बाद आप काम करने लगे लेकिन आप में कोई क्वालिटी नहीं आ रही है, तो 1 साल 1.5 साल का कोई वोकेशनल आपने नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया और अपने आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, तो ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो अभी तक हमने सब कुछ बातें करी। अब जो प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन था उसके बारे में हम जानेंगे कि वो किस प्रकार के बॉडीज हैं जो ये सब कार्यक्रम कराती हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन है। तो देखिए, दो तरह की बॉडीज होती हैं, एक होती है रेगुलेटरी बॉडीज और एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो रेगुलेटरी बॉडीज को हम नियामक भी बोलते हैं, जो नियम आदि बना करके और रूल्स बना करके, कानून बना करके काम करते हैं, और वैधानिक जो है ये इसको एक कानून का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो गए जिसको एनसीटीई भी बोलते हैं, मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया एमसीआई बोलते हैं, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई बोलते हैं, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसके बारे में हमने अभी जाना था, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सीओए भी बोलते हैं इसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए नियम वगैरह बनाते हैं।
ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये क्या करता है, टीचरों के लिए जो एजुकेशन होती है उसके रूल्स नियम आदि, ये रेगुलेटरी बॉडीज है जो काम करती है। मेडिकल काउंसिल हमें पता है कि डॉक्टर्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई वगैरह होती है उसको देखता है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है वो दिखता है। और रूसा के बारे में हमने जाना कि ये एक शिक्षा अभियान है, उसके अंतर्गत क्या क्या जो है उद्देश्य रखे गए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है उसके जो भी रेगुलेटरी काम होते हैं वो ये देखती है। बार काउंसिल हमें पता है जो वकील पेशे से होते हैं उनके लिए काम करती है। और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये जो रिहैबिलिटेशन होता है उस जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं उसके लिए काम करती है। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो मतलब एआईसीटी जो होती है वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें पता है कि इसके अंतर्गत जो शिक्षण आधारित शोध होते हैं और ट्रेनिंग होती है। और इस एनसीईआरटी के थ्रू ही हमें जो है सब्जेक्ट्स, मतलब बुक्स का जो क्यूरिकुलम होता है वो भी डिसाइड किया जाता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाया जाना। इसकी अपनी बुक्स चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और बहुत सारे स्कूल्स में जो एफिलेटेड होते हैं राज्य सरकार से। सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, राइट, जो ये काउंसिल क्या काम करती है, मेडिसिन के लिए काम करती है। इंडियन नर्सिंग, नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो नर्सिंग की पढ़ाई होती है वो ये वाली काउंसिल काम करती है इंडिया में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फार्मेसी की पढ़ाई होती है, फार्मेसी की अलग होती है, तो ये पीसीआई काम करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर डीईसी मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, तो ये डीईसी ही काम करेगी इसके लिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के जो काम होता है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर करेगा। तो सबको काम बांटे हुए हैं, तो एआईसीटी टेक्निकल संभालेगा, एनसीईआरटी जो है सिलेबस संभालेगा, और जो मेडिसिन को लेकर के जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है वो काम करेगा। नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल काम करेगा, फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल काम करेगा, दूरस्थ शिक्षा के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल काम करेगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको एआईसीटी भी कहते हैं। एआईसीटी भी यूजीसी के बराबर ही एक संस्था है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए सारा काम करती है। तो भारत में तकनीकी शिक्षा का प्रशासन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ये 1945 में सलाहकार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, और फिर 1987 में संसद के कानून के माध्यम से कानूनी स्थिति इसने प्राप्त की। तो 1945 में ये क्या करता था, टेक्निकल एजुकेशन के लिए सलाह देता था, उसका एक संगठन बना। लेकिन 1987 में जाकर संसद में कानून पास हुआ, और उस कानून के माध्यम से इसको एक वैधानिक जो है संस्थान बना दिया गया। एआईसीटी नई दिल्ली तकनीकी संस्था की मंजूरी, कोर्स की प्रस्तावना और तकनीकी संस्थानों में तादाद में परिवर्तन की मंजूरी देता है। तो जो एआईसीटी है ये क्या करता है, नई तकनीकी संस्थानों को, मतलब जो नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनको ये क्या करता है, मान्यता देता है, मंजूरी देता है। और उसके अंदर क्या कोर्स रहते हैं उसकी उसके बारे में ये कोर्स की प्रस्तावना करता है। और तकनीकी संस्थानों में तादाद में परिवर्तन की, मतलब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो नंबर है उनको इंक्रीज करने में ये अप्रूवल्स देता है। एआईसीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में भी 7 इसके कितने एआईसीटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 7 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना इसकी की जा रही, जो अभी अपने कार्यबल में। तो ये काफी पुराने सिलेबस में से तो हो सकता है कि ऑलरेडी सेट हो चुका हो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 7 के अलावा एक 8वां कहाँ पर जो है एआईसीटी का मुख्यालय बन रहा है, तो ये हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। परिषद एक कार्यकारी समिति के माध्यम से अपने कार्यों का पालन करती है। तो जो इसमें इस काउंसिल, इस टेक्निकल एजुकेशन में जो काउंसिल है, ये परिषद जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये एक कार्यकारी समिति के द्वारा, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसके द्वारा अपने कार्यों का पालन करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ तो वहाँ कार्यकारी समिति होती है या कार्य मैनेजमेंट होता है, उसी के द्वारा काम होता है। इसकी जिम्मेदारियों में तकनीकी शिक्षा के मानकों को बनाए रखना, मतलब इसकी जो जवाबदारी है उसमें क्या है, तकनीकी शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स है उसको, मानकों को बनाए रखना, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी,
सहित एमसीए, आर्किटेक्चर, नगर योजना प्रबंधन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी और अप्लाइड आर्ट्स और शिल्प आर्ट शामिल हैं। ठीक है, तो ये एआईसीटी का काम है। एआईसीटी प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन में हमने एआईसीटी के बारे में जाना। एक होता है एमएचआरडी। ठीक है, तो एमएचआरडी फंडेड इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं ये हमको जानना है। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है, इसको तीन कैटेगरी में बांटा है। तीन कैटेगरी कौन सी है? फंडेड मतलब जिनको पैसा मिलता है। किन से पैसा मिलता है? एक तो उन इंस्टीट्यूशन को जिनको पैसा मिलता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, पहली कैटेगरी। ठीक है, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, और तीसरा हो गया सेल्फ। तो जो जिनको केंद्र से पैसा मिलता है, जिनको राज्य सरकार से पैसा मिलता है, और जो खुद अपने धन से चलते हैं, इस प्रकार के तीन इंस्टीट्यूट होते हैं और ये एमएचआरडी फंडेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं वो बस हमें याद रखने हैं। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएसईआर, ठीक है, एनआईटी, आई ट्रिपल आईटी, एनआई ट्रिपल टीआरएस और अदर्स। तो जिसमें डबल आई ज्यादा आ रहा है, इस प्रकार के जो संस्था हैं वो एमएचआरडी फंडेड होते हैं। या तो ये केंद्र से पोषित होंगे या राज्य सरकार से पोषित होंगे। सर ये 15 क्या है सर, 13 इतने इंस्टीट्यूट है क्या सर? ये, हाँ, ये इतने इंस्टीट्यूट हैं, उसका नंबर दिया हुआ है। सर एक क्या बोले तो सेल्फ था, सेल्फ फंडेड करता है और केंद्र करता है, और कौन बोलते हैं सर, स्टेट? स्टेट करता है। ओके। इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जिसको हम नैक बोलते हैं। नैक मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नैक क्या करता है, अब उसके बारे में समझते हैं। आजकल नैक का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हर साल इसकी जो यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता है उसको ये जांचने का काम करता है। और वो क्या करता है, ग्रेड देता है। किसी भी संस्था है, उस संस्था को वो ग्रेड देता है। अगर वो A+ की है तो मतलब उसमें सुविधाएं अच्छी होंगी, छात्रों के लिए सुविधाएं होंगी, जो अध्यापक हैं वो बराबर होंगे, पढ़ाई का माध्यम अच्छा होगा, इस प्रकार से। तो अगर आपको कहीं आज लिखा हुआ मिल जाए कि भाई A+ हमारा जो है संस्थान है नैक से द्वारा A+ ग्रेडिंग मिली है, तो हमको ये समझ जाना है अगर नैक ने A+ ग्रेडिंग दी है तो मतलब ये संस्थान में सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ एक अच्छा माहौल उसमें मिलेगा। तो भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में 1986 में इसकी अवधारणा की शुरुआत की गई, या इसकी अवधारणा की गई। ठीक है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। तो 1986 में सबसे पहले राष्ट्रीय जो नैप था, नैप के अंतर्गत 1986 में सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया। इस उद्देश्य के लिए क्रमशः यूजीसी और एआईसीटीसी, सीटीई, ये गलत है, एआईसीटीई के तहत नेक और एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का गठन किया गया। ठीक है, दो चीजों का। नेक 1994 में यूजीसी के तहत एक स्वतंत्र निकाय बन गया जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह केंद्रीय, राज्य, निजी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को मान्यता देता है। ठीक है, इसमें सभी शामिल हो गए, केंद्र के, राज्य हो गए, निजी, जो हमने कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज पढ़ी थी ना, वो सारे इसमें शामिल हो गए। मान्यता प्राप्त पात्रता के लिए संस्थानों को स्नातक के 2 दौर या अस्तित्व के 6 साल, मतलब जो मान्यता दी जाती है इनको कब दी जाती है, या तो स्नातक के 2 दौर, जो संस्था होती है, कोई नई संस्था है और उसने 2 स्नातक के प्रोग्राम कंप्लीट करा दिए हो, या जब वो बना उससे 6 साल उसने कंप्लीट कर लिए हो, तो जो भी पहले हो जाए तब ये नैक का पात्रता हासिल कर लेता है, मान्यता हासिल करने के लायक हो जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन विनियम 2012 मान्यता को अनिवार्य बना देता है। ठीक है, तो ये जो यूजीसी है और जो उच्च शैक्षणिक संस्थान का जो मूल्यांकन है और प्रत्यायन है, ये जो नियम 2012 है उसकी मान्यता को जो है ये अनिवार्य करता है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट डिटेलिंग है तो लिख दिया। नेक मूल्यांकन 7 मानदंडों पर आधारित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से प्रश्न बन सकता है कि नेक के जो 7 मानदंड है जिनके ऊपर, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे आदि शामिल हैं, क्या क्या है वो 7 मानदंड जिसके ऊपर नेक ग्रेडिंग देता है ना।
तो क्यूरिकुलम एस्पेक्ट हो गया, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन हो गया, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज हो गए, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन हो गया, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये 7 मापदंड हैं जिनके ऊपर के भाई क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या संस्थान में, टीचिंग लर्निंग एंड एवोल्यूशन कैसे होता है, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन कैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज क्या उपलब्ध है वहां पर, है ना, स्टूडेंट सपोर्ट और प्रोग्रेशन क्या है। ये 7 मापदंड वहां पे और भी इसके अंतर्गत पॉइंट आते हैं। जब वो कमिटी या वहां के बंदे जाते हैं तो वो चेक करते हैं, वहां टिक करते हैं उसके ऊपर, फिर उस टिक करने के बाद, चेक करने के बाद फिर वो ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। इस इन मानदंडों से तो इसको किसके सीजीपीए के आधार पर मान्यता देते हैं। सीजीपीए उसमें पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज का शॉर्ट फॉर्म होता है सीजीपीए। तो इसके आधार पर वहां पर ग्रेड की मान्यता दी जाती है, ए बी सी डी। ठीक है, ग्रेड ए बी या सी मान्यता दर्शाते हैं और क्रमशः बहुत अच्छा अच्छा और संतोषजनक के अनुरूप होता है। ठीक है, तो जैसे ए बताया कि बहुत अच्छा है, तो अगर कोई ये संस्था ए ग्रेड है मतलब वो बहुत अच्छी संस्था है, अगर उसको बी ग्रेड मिला है तो ठीक ठाक है, और सी मिला है तो मतलब असंतोषजनक है, डी है तो उसमें एडमिशन लेना ही नहीं। ग्रेड डी एनएएससी नैक द्वारा असंतोषजनक और गैर मान्यता का प्रतीक है। ठीक है, ग्रेड डी जिसको मिलता है वो असंतोषजनक होता है, गैर मान्यता का प्रतीक होता है, मतलब उस संस्था को कोई मान्यता नहीं है। ये भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नैक का काम आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडमिशन लेने जाते हो किसी भी संस्था में तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि उसको नैक के द्वारा कोई ग्रेड मिला है या नहीं मिला है। फिर दूसरा एक होता है एक्रेडिशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, जिसको एनबीए भी कहा जाता है। एनबीए कब बना? 1994 में एआईसीटी द्वारा तकनीकी कार्यक्रम की मूल्यांकन के लिए स्थापित किया गया था। तो ये तो हो गया गुणवत्ता। नेक क्या है? गुणवत्ता जांच करता है। और ये एनबीए क्या करता है? तकनीकी कार्यक्रमों की मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसलिए इसको किसने स्थापित किया? एआईसीटी द्वारा 1994 में स्थापित किया। ये जनवरी 2010 में एक स्वायत्त मान्यता प्रगति निकाय। तो 2010 में ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। ठीक है, जिसका मिशन यह है कि तकनीकी और प्रोफेशनल संस्थान जो हैं और इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वस्तुकला, फार्मेसी और हॉस्पिटलिटी के क्षेत्रों में मान्यता इसके द्वारा दी जाती है और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो मतलब इसके द्वारा इन्होंने एक तो शिक्षा को जो है गुणवान बना दिया है। ठीक है, और ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी कब बना? जनवरी 2010 में। मान्यता की प्रक्रिया एक स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट एसएआर, ये याद रखना आप, एसएआर के साथ शुरू होती है। जो मान्यता देते हैं उसका एक मूल्यांकन करते हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। एसएआर, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, स्व मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ शुरू होती है, जिसमें विभिन्न मान्यता के मानदंड शामिल हैं। एक अध्यक्ष और 2 मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम बनती है ना, और वो आकलन करती है, एक प्री विजिट रिपोर्ट तैयार करती है और 3 दिवसीय दौरा करती है। या याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि टीम जो होती है वो कितने लोगों की होती है और कितने दिन के लिए होती है। एनबीए विशिष्ट मानदंडों के आधार पर 3 स्थितियों में से एक प्रदान करता है। ठीक है, तो जो एक्रीडेशन होता है तीन तरह के होते हैं, एक्रीडेटेड, प्रोविजनली एक्रीडेटेड और नॉट एक्रीडेटेड। तो इन या तो वो एक्रीडेटेड देगा या प्रोविजनली एक्रीडेटेड देगा या नॉट एक्रीडेटेड देगा। किसके आधार पर देगा? जो एसएआर होगा। एसएआर क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। तो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का क्राइटेरिया क्या होता है? विजन, मिशन, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम्स, प्रोग्राम क्यूरिकुलम, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, फैकल्टी कंट्रीब्यूशन। मतलब जो उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट होगी उसके ये जो 9 है मुख्य बिंदु हैं, और इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर जो संस्थान है वो कहाँ खड़ा होता है, उसके बाद ये इसको मान्यता देता है, उस संस्थान को मान्यता देता है अगर इसके ऊपर वो लोग खरे उतरते हैं तो। यदि संस्थान को 9 मानदंडों में से प्रत्येक में न्यूनतम 750 अंक और न्यूनतम 60% अंक मिलते हैं तो उसे 5 साल के लिए मान्यता प्राप्त का दर्जा दिया जाता है। तो एनबीए 5 साल के लिए दिया जाता है, न्यूनतम 750 अंक आने चाहिए जो कि 60% होता है पूर्ण अंकों का, इन 9 मापदंडों में से। ठीक है, तो ये एनबीए का काम होता है।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी क्या करता है? स्वायत्त संगठन जो भारत सरकार का हिस्सा है, जैसे 1961 में समाजों के पंजीकरण अधिनियम के तहत, मतलब जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके तहत इसको स्थापित किया गया। साहित्यिक, वैज्ञानिक और चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में ये स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के श्री अरविंद मार्ग पर स्थित है और ये भारत में स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों के कार्यक्रम से जुड़ी हुई सबसे ऊंची बॉडी है, निकाय है। एनसीईआरटी और उसके संघीय इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य हैं स्कूल शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, मॉडल पाठ्यक्रम, पूरक सामग्री, समाचार पत्रिकाएं, जर्नल्स और शैक्षिक सामग्री बनाना, शिक्षकों की पूर्व सेवा और सेवा में प्रशिक्षण देना, नई तकनीक, शैक्षिक तकनीकों और अभ्यासों का विकास करना और प्रसार करना, राज्य शैक्षिक विभागों को विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगी नेटवर्क बनाना। तो ये इसके काम हैं। तो जो एनसीईआरटी के अलग अलग लोकेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआई नई दिल्ली में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सीआईईटी न्यू दिल्ली में है, पीडब्ल्यूएससीआईबी भोपाल में है, आरआईई एक अजमेर में है, भोपाल में शाहपुरा में है, आरआईई भुवनेश्वर में, मैसूर में है और शिलोंग में है। तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो इग्नू क्या है? 1985 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को पहुंचाना और सामान्यता को, जनरलिटी को बढ़ावा देना था। विस्तार कैसे हुआ इसका? इग्नू ने तेजी से विकास किया और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में ये प्रकट हुआ। शिक्षा प्रदान करना, तो इग्नू जो है विभिन्न शिक्षा विधियों के साथ साथ शिक्षा प्रदान करता है, जैसे प्रिंट किया गया सामग्री, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, टेप्स, रेडियो और शैक्षिक टीवी चैनल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चेहरे से चेहरे की काउंसलिंग, मतलब फेस टू फेस काउंसलिंग। इस तरीके से ये शिक्षा प्रदान करता है। इसका मूल्यांकन कैसे होता है? इसमें छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए निरंतर मूल्यांकन और अंतर मूल्यांकन का उपयोग करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए योजना बजट 10 विशेष रूप से आवंटित किया गया है। तो इग्नू में जो है उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं इसके लिए 10% विशेष रूप से इसके बजट में आवंटित किया गया। उत्तर पूर्व क्षेत्र के केंद्र, इग्नू ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में 8 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। उत्तर पूर्व में इसने कितने? 8 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? महिला शिक्षा इंपॉर्टेंट है। विशेष अध्ययन केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए बैकवर्ड क्षेत्रों और कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में स्थापित किया गया और तकनीकी साधनों का उपयोग किया। इग्नू शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जैसे स्व सिखाने वाले मुद्रिका सामग्री, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, टेप्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ज्ञान वाणी, एफएम रेडियो, ज्ञान दर्शन, शैक्षिक टीवी जो कंप्यूटर नेटवर्क। पाठ्यक्रम क्या है? इग्नू के पास विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम है जो शुद्ध शैक्षिक से लेकर पेशेवर व्यवसायिक कई स्तरों तक होते हैं और सफल छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, मास्टर्स और डॉक्टर डिग्री देने का काम करता है। ये इग्नू के बारे में डिटेल्स थी। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, तो इसको सबको पढ़ना तो कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको ये डिटेल शेयर करूंगा तो थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रश्न इसमें से कहीं से भी आ सकता है, जैसे सेंट्रल बॉडी ऑफ। हाँ जी। ये सर आपने बता रहे थे ना सर इग्नू बारे में, ये फेस टू फेस बता रहे थे, लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग था तो फेस टू फेस किस पर का होगा सर? क्या सर? ये बताया था ना सर आपने कि डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू आती है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग में अच्छे वो संस्थान। ख्याति हाँ, जी। ख्याति प्राप्त संस्थान है। इसमें बताएं सर फेस टू फेस क्या है सर इसमें? काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं। फेस ओके। टू फेस काउंसलिंग होती है। शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती है। ये लिखा है ना, जी जी जी। समझ गया आप? जी जी ठीक है। सर। फिर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो भी शिक्षा के अंतर्गत काम करती है, जैसे सेंट्रल बॉडी सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्निंग बॉडी फॉर स्कूल्स। ये क्या करती है? स्कूलों को गवर्न करती है। और जो 10वीं 12वीं के एग्जाम हैं सेंट्रल के, उनका उनका एग्जाम कंडक्ट कराती है। फिर सीआईएससी है, ये प्राइवेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। और ये आईसीएसई और आईसीएस के एग्जाम 10वीं 12वीं के कराती है। नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईओएस जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये सब डिटेल्स में दी गई हुई हैं। तो हम इसको या तो कल एक बार पढ़ लेंगे या आप लोगों को ये शेयर कर लेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमने टेक्निकल स्कूल्स जो है आज लगभग
समाप्त कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट विषय आता है उसको हम पढ़ेंगे, वो है आपका वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन और पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 टॉपिक हमारे बचे हैं, तो हम इसको प्रयास करेंगे अगली 2-3 कक्षा में, इसको 3-4 कक्षा में इसको समाप्त करें, और फिर एक हम छोटा सा कुछ एग्जाम टाइप का रखेंगे जिसमें हम प्रश्न उत्तर जानेंगे, समझेंगे, करेंगे आप लोगों से।